जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है बीजे ऑनलाइन क्लासेस में। तो गाइज, वेरी गुड मॉर्निंग, हैव अ नाइस डे। आशा है आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और सर्दी में विशेषकर अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए गाइज। हेल्थ इज़ वेल्थ। हेल्थ सही है तो हमारा सब कुछ सही है, हेल्थ खराब है तो सब कुछ खराब है। तो गाइज, हेल्थ इज़ वेल्थ। तो सबसे पहले हमें स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, बाकी काम बाद में। ठीक है गाइज, तो चलते हैं गाइज। कक्षा 11 की भूगोल यानी कि ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 4 के लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आंसर यानी कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न उत्तर गाइज। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत की जलवायु को नियंत्रित या प्रभावित करने वाले स्थिति एवं उच्चावच संबंधी कारकों का वर्णन हमें करना है। ठीक है गाइज, तो जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक आंसर में देखते हैं। भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक निम्नलिखित हैं। ठीक है गाइज, देखिए लैंग्वेज आप अपनी भी कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन डेफिनेशन सेम रहनी है और आपकी जो हेडिंग्स हैं वो सेम रहनी है। हेडिंग्स लैंग्वेज आप अपनी भी कन्वर्ट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं नोट्स बनाते समय। ठीक है गाइज, तो फर्स्ट है आपका अक्षांशीय स्थिति। विषुवत रेखा पर सूर्य की किरणें सदैव सीधी पड़ती हैं, यानी कि जो विषुवत रेखा है 0 डिग्री अक्षांश भी कह देते हैं। ठीक है गाइज, भूमध्य रेखा भी कह देते हैं। तो विषुवत रेखा पर सूर्य की किरणें सदैव सीधी पड़ती हैं। क्वेश्चन आता है गाइज कि किस रेखा पर सदैव किरणें सीधी पड़ती हैं। तो राइट आंसर होगा कि विषुवत रेखा पर सदैव किरणें सूर्य की सीधी पड़ती हैं। फलस्वरूप उसके समीपवर्ती दक्षिणी भारत के क्षेत्र में तापमान की प्राप्ति भी अधिक होती है और इसी कारण जो है दक्षिणी भारत में जो तापमान की प्राप्ति भी अधिक होती है। परंतु जैसे जैसे उत्तरी एवं दक्षिणी गोलार्ध में उच्च अक्षांशों की ओर बढ़ते हैं, यानी कि जैसे जैसे उत्तरी हमारे दो दो पोल हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, तो जैसे जैसे उत्तरी और दक्षिणी गोलार्धों की में उच्च अक्षांशों की ओर बढ़ते हैं तो सूर्य की किरणें अपेक्षाकृत वैसे वैसे कैसी होती चली जाती हैं, तिरछी। और जब तिरछी होती हैं तो उनमें बेजान होती है, यानी कि गाइस तिरछी किरणों में जो है कम गर्मी पड़ती है। तो फलस्वरूप तापमान में भी उत्तरोत्तर कमी आती जाती है और भारत में कर्क रेखा से उत्तर में स्थित भाग में उच्च दैनिक वार्षिक तापांतर के साथ जलवायु विषम पाई जाती है। यानी कि भारत में जो कर्क रेखा हमारे भारत से जो है कर्क रेखा बीचों बीच से गुजरती है, तो भारत के उत्तर में कर्क रेखा के उत्तर में जो है दैनिक वार्षिक तापांतर के साथ जलवायु विषम पाई जाती है। इनकी जलवायु भी जो है क्या पाई जाती है, विषम पाई जाती है। ठीक है गाइस, तापमान तो बहुत अधिक पाया जाता है लेकिन यहाँ की जलवायु भी कैसी है, विषम पाई जाती है कर्क रेखा से उत्तरी भाग में। नंबर 2 देखते हैं गाइज। नंबर 2 है तो नंबर 2 देखते हैं गाइज, स्थल एवं जल का वितरण। स्थल एवं जल का वितरण। स्थलखंड शीघ्र ही गर्म होते हैं, यानी कि स्थलखंड जो होते हैं शीघ्र ही गर्म होते हैं। ठीक है गाइज, स्थलखंड क्या होते हैं, शीघ्र ही गर्म होते हैं और शीघ्र ही ठंडे होते हैं, जिस कारण यहाँ तापांतर अधिक पाया जाता है। यानी कि स्थलखंडों में जो है तापांतर अधिक पाया जाता है। इसके विपरीत जल भाग देर से गर्म होते हैं, यानी कि समुद्री भाग देर से गर्म होते हैं और देर से ही ठंडे होते हैं, जिस कारण यहाँ तापांतर भी कम मिलता है। ठीक है, समुद्री किनारों पर बसे जैसे बम्बई में तापमान सदाबहार रहता है। जलीय प्रभाव के कारण ही भारत में समुद्र तटीय भागों में समुद्री जलवायु, आंतरिक भागों में उपमहाद्वीपीय जलवायु पाई जाती है। वायु दाब में विभिन्नता तथा मानसूनी विपवनों का उत्क्रम भी यही कारक महत्वपूर्ण माना जाता है। ठीक है गाइज, आगे चलते हैं।
नेक्स्ट है गाइज समुद्र तल से ऊंचाई। तो समुद्र तल से ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ वायु में हल्कापन आ जाता है। जैसे जैसे समुद्र तल से ऊंचाई ऊपर को बढ़ती चली जाती है तो एयर में भी हल्कापन यानी कि लाइट होती चली जाती है। प्रति 1000 मीटर की ऊंचाई पर 1 सेल्सियस तापमान कम हो जाता है। यानी कि 1000 अगर हम मीटर की ऊंचाई पर ऊपर को बढ़ते हैं तो 1 डिग्री सेल्सियस की टेम्परेचर की कमी हो जाती है। ठीक है गाइस। इसी कारण ऊंचाई वाले भागों पर पर्वतीय शीघ्र प्रधान जलवायु वाले हैं। इसी कारण जब टेम्परेचर कम होता चला जाता है तो जो हाइट स्टेशन है वहाँ क्या होती है, बर्फ़ पड़ती है। ठीक है गाइज, आगे देखते हैं। नंबर 4, पर्वतीय अवरोध। पर्वतों की दिशा का पवनों पर गहरा प्रभाव पड़ता है। यानी कि पर्वतों की दिशा पर तापमान भी प्रभावित होता है और तापमान भी टेम्परेचर भी प्रभावित होता है। भारत के पर्वतीय भागों में दोनों ढाल की ओर आने वाली पवनों की सम्मिश्रण से विभिन्न विभिन्न जलवायु दशाएं उत्पन्न हो जाती हैं। उदाहरण के लिए जून व जुलाई के मध्य पश्चिमी घाट असम के पवनाभिमुखी ढाल अधिक वर्षा प्राप्त करते हैं। जून व जुलाई के मध्य पश्चिमी घाट और पवन असम साइड में अधिक ढाल वर्षा प्राप्त करते हैं, जबकि इसी समय पश्चिमी घाट के साथ लगभग दक्षिणी भाग कम वर्षा प्राप्त करता है और दक्षिणी भाग में कम वर्षा प्राप्त होती है। नेक्स्ट नंबर 5 देखेंगे, वायुमंडलीय प्रक्रियाओं का प्रभाव। तो भारतीय जलवायु पर स्थानीय कारकों के अतिरिक्त भूमंडलीय वायुमंडल की विभिन्न विशेषताओं का प्रभाव भी पड़ता है। अनुसंधान से ज्ञात हुआ कि जेट स्ट्रीम एल नीनो प्रभाव भारत की जलवायु दशाओं में अतिवादी स्थिति लाते हैं। इसके कारण भूमंडलीय स्तर पर वायुमंडल की ऊपरी परतों में परिवर्तन होने लगा है। ठीक है गाइज, यानी कि एल नीनो जेट स्ट्रीम का प्रभाव भी भारतीय जलवायु पर पड़ता है। तो गाइज चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ऑल कर लें ताकि सारे नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए, जल्दी मिल जाए सबसे पहले। ठीक है गाइज, और वीडियो को पूरा देखें और अपने नोट्स ज़रूर बनाएं। ठीक है गाइज, जो आपके बच्चों के काम आएंगे, जीवन भर काम आएंगे। ठीक है गाइज, विद्याधन एक ऐसा धन है जो कोई बांट नहीं सकता। ठीक है, और छुपाने से ये छुपता है, तो बांटिए, जितना बांटेंगे उतना बढ़ेगा। ठीक है गाइज, तो देखिए आगे चलते हैं। समय समय पर गाइज आप कमेंट के माध्यम से मुझे बताते भी रहें, कमेंट करेंगे, मुझे बहुत अच्छा लगता है। आपके कमेंट्स आते हैं तो मैं उनका जवाब सबका दूंगा, बहुत अच्छा लगता है गाइज। उत्तरी पूर्वी मानसून लौटते हुए मानसून में अंतर स्पष्ट कीजिए। उत्तरी पूर्वी मानसून तथा लौटते हुए मानसून में अंतर। तो देखिए उत्तरी पूर्वी मानसून और लौटता हुआ मानसून। नंबर 1, उत्तरी पूर्वी मानसून में शीत ऋतु में भारत के उत्तरी भागों में तापमान की कमी के कारण उच्च वायु दाब के क्षेत्र बन जाते हैं। पवनें स्थलीय भागों से सागरीय भागों की ओर चलने लगती हैं। लौटता हुआ मानसून अक्टूबर एवं नवंबर के महीने में देश के उत्तर पश्चिमी भागों में विकसित निम्न वायुदाब का गर्त कमजोर पड़ने लगता है। उसका स्थान उच्च वायुदाब ले जाता है जिससे मानसून लौटने लगता है, जिससे लौटता हुआ मानसून कहा जाता है। नंबर 2 देखते हैं। उत्तरी पूर्वी मानसून में उत्तरी पूर्वी मानसून के समय देश के उत्तरी पश्चिमी भाग शुष्क रहते हैं। उत्तरी पूर्वी मानसून के समय लौटते हुए मानसून के समय शुष्क ऋतु का आगमन प्रारंभ हो जाता है। नंबर 3 देखते हैं। तो इस ऋतु में दिन सामान्यतः गर्म, रात्रि ठंडी होती है।
इस ऋतु में मौसम बड़ा ही कष्टदायक हो जाता है, जिसका प्रचलित स्थानीय नाम क्वार की उमस, क्वार की उमस। नंबर 4, यह ऋतु बड़ी सुहानी तथा आनंददायक होती है। स्वच्छ आकाश, निम्न तापमान एवं आर्द्रता, शीतल मंद समीर, वर्षा की कमी इस ऋतु की प्रमुख विशेषता है। इस ऋतु में पर्यावरण बड़ा ही उमस भरा होता है, तापमान घटना आरंभ हो जाता है, आकाश स्वच्छ रहता है, मृदा में आर्द्रता बनी रहती है, जिस कारण मौसम कष्टदायक हो जाता है। उत्तरी पूर्वी मानसून के साथ चक्रवातीय अपवादों का तथा पश्चिमी विक्षोभों के मिल जाने के कारण उत्तरी भाग में कुछ हल्की वर्षा हो जाती है, जो रबी की फसल के लिए बहुत लाभदायक होती है। लौटते हुए मानसून के समय उत्तर पश्चिमी भारत के निम्न वायुदाब क्षेत्र का स्थानांतरण बंगाल की खाड़ी में हो जाने के कारण अंडमान सागर में बंगाल की खाड़ी में हो जाने के कारण अंडमान सागर में पुनः चक्रवात बनने लगते हैं, जिसके द्वारा पूर्वी तटीय भागों में भारी वर्षा होती है। ये चक्रवात भारी विनाशकारी होते हैं। नेक्स्ट आगे देखते हैं गाइस। तो देखिए गाइस, क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, भारत में मानसून रचना तंत्र का वर्णन कीजिए। तो भारत में मानसून रचना तंत्र, मानसून के विषय में प्राचीन मत यही था कि इसका संबंध केवल धरातलीय पवनों से ही है, परंतु आधुनिक अनुसंधानों से ज्ञात हुआ है कि ऊपरी जेट पवनों मानसून के रचना तंत्र महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। मौसम वैज्ञानिकों को प्रशांत महासागर, हिंद महासागर के ऊपर मौसम वैज्ञानिकों को प्रशांत महासागर तथा हिंद महासागर के ऊपर होने वाले मौसमी संबंधी परिवर्तनों को पारिस्थितिक संबंधों की जानकारी प्राप्त हुई है। उत्तरी गोलार्ध में प्रशांत महासागर के उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में जिस प्रकार वायु भार अधिक होता है, उसी समय हिंद महासागर के दक्षिणी भाग में वायु भार कम रहता है। ऋतुओं के अनुसार महासागरों में वायु भार की यह स्थिति उलट जाती है कि विषुवत के आर पार पवनों की स्थिति में बदलती रहती हैं। विषुवत वृत्त के आर पार बीस डिग्री दक्षिणी अक्षांशों से लेकर 20 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के मध्य में स्थित विंध्य क्षेत्र पर मानसून का प्रसार रहता है, परंतु भारतीय उपमहाद्वीप में इस हिमालय पर्वत श्रेणियों का बहुत प्रभाव पड़ता है। इनके प्रभाव से पूरा भारतीय विषुवत अर्ध पवनों के प्रभाव से आ जाता है। जून से सितंबर तक 75% से 90% बारिश इसी मानसून तंत्र के कारण होती है। ठीक है गाइस। मानसून शब्द वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है गाइस।
मानसून शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम अरब व्यापारियों ने हिंद महासागर में चलने वाली पवनों के लिए किया था। क्वेश्चन आता है गाइज, मानसून शब्द का इस्तेमाल सबसे पहले किसने किया? तो मानसून शब्द का इस्तेमाल सबसे पहले अरब व्यापारियों ने किया हिंद महासागर में चलने वाली पवनों के लिए। यानी कि मानसून शब्द का इस्तेमाल अरब व्यापारियों ने किया जब मानसून में पहुंच चलते थे ऑटो। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं गाइस। 4, भारतीय ग्रीष्म ऋतु का वर्णन कीजिए। तो अथवा भारत की ग्रीष्म ऋतु में मौसम की सामान्य दशाओं का वर्णन कीजिए। भारत में ग्रीष्म ऋतु, यानी कि अथवा का मतलब होता है दोनों में से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है गाइज। भारतीय ग्रीष्म ऋतु का वर्णन कीजिए, ये भी आ सकता है। अथवा भारत की ग्रीष्म ऋतु में मौसम की सामान्य दशाओं का वर्णन कीजिए, ये भी मिल सकता है आपको। तो गाइज आंसर सेम ही होगा, ठीक है। मैं आपसे कहा है हेडिंग याद रखिए और डाटा याद रखिए, बाकी आप अपनी लैंग्वेज भी कन्वर्ट करके लिख सकते हैं, ठीक है गाइज। बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे और आपको लेकिन डाटा सेम लिखना है। तो गाइज देखते हैं, भारत में ग्रीष्म ऋतु का प्रारंभ मार्च माह से हो जाता है। यानी कि ग्रीष्म ऋतु का जो प्रारंभ है वो मार्च माह से हो जाता है, जो सितंबर के अंत तक बना रहता है और सितंबर के अंत तक बना रहता है। सामान्य दशाओं का वर्णन, तापमान टेम्परेचर, मार्च से मई के बीच उच्च ताप की पेटी दक्षिण से उत्तर की ओर खिसक जाती है। यानी कि जो उच्च ताप की पेटी है मार्च से मई के बीच उच्च ताप की जो पेटी है वो दक्षिण से उत्तर की ओर खिसक जाती है, जिस कारण सूर्य की उत्तरायण स्थिति है। यानी कि सूर्य की उत्तरायण स्थिति है। मार्च में सर्वाधिक तापमान दक्कन पठार पर पाया जाता है, ठीक है गाइज। क्वेश्चन आता है आपका कि मार्च में सबसे अधिक तापमान कहाँ पाया जाता है? तो मार्च में सबसे अधिक तापमान दक्कन के पठार पर पाया जाता है। ध्यान रखेंगे, जो 38 डिग्री सेल्सियस होता है। अप्रैल में तापमान की पेटी अप्रैल में, यानी कि दक्कन पठार पर सर्वाधिक पाया जाता है। अप्रैल में ताप की पेटी अधिक उत्तर की ओर गुजरात एवं मध्य प्रदेश तक पहुंच जाती है। तापमान 42 डिग्री से 43 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। मई में ताप की पेटी और अधिक उत्तर की ओर चली जाती है। देश के उत्तर पश्चिमी भागों का तापमान 48 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है। अब देखते हैं गाइज वायुदाब। वायुदाब यानी कि एयर प्रेशर एवं विंड्स। तो ग्रीष्म ऋतु के महीनों में देश के आधे उत्तरी भाग में तापमान में वृद्धि होती है, जबकि वायु भार में कमी हो जाती है। इस भूखंड में मई के अंत तक एक विस्तृत निम्न वायुदाब क्षेत्र विकसित हो जाता है, जिसे मानसून का या निम्न वायुदाब गर्त कहते हैं। इस भूखंड में मई के अंत तक एक विस्तृत निम्न वायुदाब क्षेत्र विकसित हो जाता है। मानसून का निम्न वायुदाब गर्त कहते हैं। यह उत्तर पश्चिम में थार के मरुस्थल से लेकर दक्षिणी पूर्व में छोटा नागपुर के पठार तक फैला है। इस निम्न वायुदाब गर्त के चारों ओर पवनों का परिसंचरण होने लगता है। नेक्स्ट इसी क्वेश्चन का आंसर है, देश के उत्तर पश्चिमी भागों में निम्न वायु भार गर्त के केंद्र में दोपहर बाद शुष्क एवं गर्म पवनें चलती हैं, जिनका प्रकोप कभी कभी आधी रात तक बना रहता है। उष्ण शुष्क पवनों का स्थानीय भागों में लू, उनको हम लू के नाम से जानते हैं, ठीक है गाइज। लू कहा जाता है। कभी कभी इनका प्रभाव इतना तीक्ष्ण होता है कि इसमें मौत तक हो जाती है। यानी कि लूओं में हमें बाहर नहीं निकलना चाहिए, इसमें व्यक्ति की मौत भी हो जाती है।
इसी समय पंजाब, हरियाणा, पूर्वी राजस्थान, उत्तर प्रदेश में धूल भरी आंधियाँ भी चलती हैं और इसी समय जो है धूल भरी आंधियाँ भी आती हैं। ठीक है गाइज। इन आंधियों के साथ होने वाली हल्की वर्षा से कष्टदायक गर्मी से कुछ राहत मिलती है, चाहे अल्पकाल के लिए ही हो। सुहानी शीतल समीर बहने लगती है और सुहानी और शीतल से है समीर बहने लगती है। देश में ग्रीष्म ऋतु का आरंभ होते ही सूर्य की स्थिति उत्तर की ओर हो जाती है। उपमहाद्वीप पर वायु संचरण उलट जाता है। मध्य जुलाई तक कम वायु दाब का क्षेत्र उत्तर की ओर स्थानांतरित हो जाता है। पश्चिमी जेट वायु धाराएं भारतीय प्रदेश से हट जाती हैं। समुद्री उष्ण कटिबंधीय राशि दक्षिणी गोलार्ध से विषुवत रेखा को पार करके निम्न दाब क्षेत्र की ओर चलने लगती हैं। यही आर्द्र पवनें किसी देश में ग्रीष्म ऋतु का आरंभ होते ही सूर्य की स्थिति उत्तर की ओर हो जाती है। यानी कि सूर्य की स्थिति क्या होती है गाइज उत्तर की ओर प्रारंभ हो जाती है। उपमहाद्वीप पर वायु संचार उलट जाता है। मध्य जुलाई तक कम वायु दाब का क्षेत्र उत्तर की ओर स्थानांतरित हो जाता है। पश्चिमी जेट वायु धाराएं भारतीय प्रदेश से हट जाती हैं। समुद्री उष्णकटिबंधीय वायु राशि दक्षिणी गोलार्ध से विषुवत रेखा को पार करके निम्न दाब क्षेत्र की ओर चलने लगती हैं। यही आर्द्र पवनें दक्षिणी पश्चिमी मानसून के नाम से जानी जाती हैं। ठीक है गाइज। भारत में मानसून के आगमन पश्च गमन को स्पष्ट कीजिए। तो देखिए गाइज, भारत में मानसून का आगमन तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइज। भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में मई में तापमान की वृद्धि के कारण वायु निम्न दाब स्थापित हो जाता है। वायु के इस क्षेत्र में वायु की कमी को पूरा करने के लिए बंगाल की खाड़ी अथवा अरब सागर से वायु का प्रसार आरंभ हो जाता है। इन पवनों की उत्पत्ति सागर में होती है। हिंद महासागर में विषुवत वृत्त को पार कर ये पवनें बंगाल की खाड़ी में आ जाती हैं। तत्पश्चात ये पवनें भारतीय वायु संचरण का अंग बन जाती हैं। विषुवती वृत्तीय गर्म धाराओं के ऊपर से गुजरने के कारण पवनें भारी मात्रा में आर्द्र ग्रहणता कर लेती हैं, किंतु विषुवत वृत्त को पार करते ही इनकी दिशा दक्षिण पश्चिम हो जाती है, जिससे इन्हें दक्षिण पश्चिमी मानसून कहते हैं और दक्षिण पश्चिमी मानसून कहते हैं। ठीक है गाइज। ये पवनें बड़ी तीव्र गति से चलती हैं, जिनकी औसत गति 30 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। उत्तर पश्चिमी भागों में छोड़कर ये पवनें मानसून का पश्चिम गमन। नोट देखिए गाइस, वेरी इंपॉर्टेंट नोट। तो देखिए गाइस, भारत में होने वाली 75% से अधिक वर्षा दक्षिणी पश्चिमी मानसून पवनों द्वारा होती है। यानी कि जो 75% से अधिक वर्षा होती है वो दक्षिणी पश्चिमी मानसून के द्वारा ही होती है। उत्तर पश्चिम के निम्न वायुदाब के जून के पश्चात उसकी स्थिति में अंतर आने लगता है। वायुदाब का गर्त निम्न की ओर खिसकने लगता है, जिससे सितंबर के अंत तक दक्षिण पश्चिमी मानसून कमजोर हो जाता है।
मानसून की वापसी या पश्चिमगमन आरंभ हो जाता है। अक्टूबर के अंत तक यह बंगाल की खाड़ी, दिसंबर के मध्य तक प्रायद्वीप से पूरी तरह हट जाता है। यह समय उत्तरी भारत में मौसम शुष्क बना रहता है। तो देखिए गाइस, भारत में मानसून का आगमन। तो देखिए गाइस, भारत में मानसून का आगमन। तो आप मैप देख रहे हैं, तो मैप में 1 जून में सबसे पहले केरल को प्रवेश करता है मानसून। तो सबसे पहले जून में कहाँ प्रवेश करता है 1 जून को? केरल और कोरोमंडल तट, त्रिवेंद्रम। ठीक है गाइज, तो 1 जून तक, यानी कि यहाँ से यहाँ तक यह 1 जून तक मानसून प्रवेश करता है। ठीक है, 5 जून लक्षद्वीप भी पहुँच जाता है, इधर तक पहुँच जाता है। यहाँ आप देख रहे हैं। आगे देखते हैं, लगभग 10 जून के आसपास ये आ जाता है गाइज। 1 जून को इधर भी पहुंच जाता है, बंगाल की खाड़ी के आसपास। 5 जून को भी पहुंच जाता है उधर। ठीक है गाइज। नेक्स्ट आगे देख रहे हैं गाइज, 15 जून तक इधर अहमदाबाद, भोपाल और लखनऊ में भी पहुंच जाता है। ये इधर आ जाता है 15 जून, ये आप रेखा देख रहे हैं। ठीक है गाइज, तो 15 जून तक। नेक्स्ट आगे देखिए 1 जुलाई, तो जुलाई को इधर पहुंच जाता है, यहाँ तक, ये इस बीच तक जुलाई को आ जाता है। ये आपकी रेखा जो है जुलाई वाली है। 15 जुलाई तक यहाँ तक आ जाता है। ठीक है गाइज। दस जून, ये देखिए गाइज, 5 जून, 10 जून, 15 जून, यानी कि ऐसे ही पूरे भारत में जून, यहाँ भी जून का तापमान आता है, यानी कि ये भी जून में आता है। ठीक है गाइज, तो आप इंडेक्स देख रहे हैं, इसमें डेट देख रहे हैं। जैसे जैसे आपको लाइनें मिल रही हैं वैसे वैसे टेम्परेचर या आपका मानसून आ जाता है उस तिथि को इन प्रदेशों में। ठीक है गाइज, तो आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मानसूनी वर्षा की प्रमुख विशेषताएं। तो भारतीय मानसूनी वर्षा की प्रमुख विशेषताएं गाइज देखिए, भारत में वर्षा का वितरण समान नहीं है। पश्चिमी घाट, पूर्वी घाटों में उच्च अक्षांशों की सर्वाधिक 300 सेंटीमीटर से भी अधिक होती है, जबकि पश्चिमी राजस्थान उसके निकटवर्ती भागों में 50 सेंटीमीटर से अधिक होती है। देश में होने वाली वर्षा अनिश्चित, अनियमित होती है। ठीक है गाइज, तो देश में जो हमारी वर्षा है वो अनिश्चित और अनियमित होती है। भारतीय मानसून वर्षा की प्रमुख विशेषताएं हैं। नंबर 1 देखेंगे गाइज, नंबर 1 है मानसूनी वर्षा। भारत में अधिकांश वर्षा दक्षिणी पश्चिमी ग्रीष्मकालीन मानसूनी पवनों से होती है। बहुत ही कम मात्रा 2% होती है। वर्षा की अनिश्चित अवधि, और वर्षा की निश्चित अनिश्चित अवधि है जो 15 जून से सितंबर के मध्य एक निश्चित अवधि में ही होती है। मूसलाधार वर्षा, भारत में तेज गति से अर्थात मूसलाधार वर्षा होती है। यहाँ एक ही दिन में 50 सेंटीमीटर तक वर्षा हो जाती है। इस प्रकार वर्षा द्वारा प्राप्त अधिकांश जल व्यर्थ ही बहकर चला जाता है। इसके साथ ही यह भूमि का अपर्दन भी करता है। नंबर 4 देखते हैं।
वर्षा की अनियमितता। भारतीय भारतीय वर्षा बहुत ही अनियमित होती है, कभी अधिक कभी मूसलाधार जाने से बाढ़ आ जाती है, कभी वर्षा की कमी के कारण सूखा भी पड़ जाता है। ठीक है गाइज, तो भारतीय समय वर्षा का अनिश्चितकालीन समय है, कभी तेज कभी कम, कभी इसलिए बाढ़ और सूखा भी पड़ जाता है। वर्षा की अनिश्चितता आगे देखते हैं। तो वर्षा की अनिश्चितता, भारतीय वर्षा बहुत ही अनिश्चित होती है, कभी मानसून शीघ्र आ जाते हैं और कभी कभार देर से। मानसूनी वर्षा के बीच में एक लंबा अंतराल भी आ जाता है। नंबर 6, वितरण की असमानता। भारतीय वर्षा का वितरण भी एक समान नहीं है। मौसिनराम गांव चेरापूंजी के निकट है, जो मौसिनराम में जो है 1354 सेंटीमीटर से भी अधिक बारिश हो जाती है, संसार में सबसे अधिक होती है। वहीं दूसरी ओर राजस्थान में 10 सेंटीमीटर से भी कम बारिश होती है। ठीक है गाइज, आगे देखते हैं।